चंदा और चांदनी दोनों सगी बहनें थीं। जैसा नाम वैसी सूरत। दोनों देखने में बहुत ही सुंदर थीं। लेकिन उनके नसीब में एक झोपड़ी थी, जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत, जो उनकी माँ थी, रहती थी। चंदा और चांदनी जब दोनों 10 साल की हुईं, तो उनकी माँ ने उन्हें गाना गाने की ट्रेनिंग दी। और आज दोनों बहनें जगह जगह पर गाना गाती और पैसे इकट्ठे करती। कभी किसी बस में, कभी रेल में और कभी बड़े बड़े घरों के सामने वो गाना गाती। उन दोनों की मधुर आवाज सुनकर लोग उनकी तरफ खींचे चले आते। ऐसा ही एक दिन था जब चंदा और चांदनी एक बड़े से इलाके के बड़े से घर के सामने गाना गा रही थीं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और उस बड़े से घर में एक बड़े से पलंग पर लेटी हुई औरत की वो गाना सुनकर धीरे धीरे आंखें खुलने लगती हैं। उसके पास बैठी हुई नौकरानी जोर से चिल्लाती है, बड़ी बीबी जी, बड़ी बीबी जी, छोटी बीबी जी की आंख खुल गई है। अभी अभी उन्होंने आंखें खोली है और अपने हाथ हिलाए हैं। और ये सुनकर एक बूढ़ी औरत, जो एक आलीशान कुर्सी पर बैठी हुई थी, और साथ में ही एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी, जो उसका बेटा था, ये सुनकर भागकर उस औरत के पास आते हैं। कामना, कामना तुम उठ गई? हाँ, आखिर वो दिन आ ही गया। भगवान ने हमारी सुन ली। बहू, उठो। वो गाना कौन गा रहा है? जाओ देखो तो बाहर कौन गाना गा रहा है। उन्हें अंदर लेकर आओ। और महेंद्र की बात सुनकर नौकर भागकर बाहर आता है। तब तक दोनों बहनें वहां से पैसे इकट्ठा कर जाने वाली थीं। नौकर की आवाज सुनकर दोनों रुक जाती हैं। तुम दोनों की तो लगता है आज किस्मत चमकने वाली है। हमारे साहब ने तुम्हें अंदर बुलाया है। आज बहुत सालों बाद इस महल की मालकिन होश में आई हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। लगता है इसीलिए यहाँ के मालिक ने हमें बुलाया है। कुछ अच्छा ही नेक मिलने वाला है। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। चलो भैया, चलते हैं। और फिर नौकर उन दोनों को कामना के कमरे में ही ले आता है। कामना अब बिस्तर पर बैठ चुकी थी। जैसे ही वो उन दोनों लड़कियों को देखती है, और महेंद्र भी जब उन दोनों लड़कियों को देखता है, तो हैरान हो जाता है। ये तो मेरी बेटियां हैं। कौन हो तुम दोनों? कहाँ रहती हो? ये चंदा है और मैं चांदनी, और हम अपनी माँ के साथ रूपनगर में रहती हैं। बिस्तर पर बैठी हुई कामना के बाल अब सफेद हो चुके थे, लेकिन उसके ठीक ऊपर महेंद्र और कामना की तस्वीर देखकर दोनों बहनें सहम जाती हैं। वो बिल्कुल उन जैसी ही लग रही थी। चांदनी, ये सब क्या है? तस्वीर में देखो, वो औरत बिल्कुल हमारे जैसी लग रही है। हाँ, बिल्कुल हमारे जैसी। सुनो लड़कियों, इधर आओ, इधर मेरे पास आओ, और जरा अपना सीधा हाथ तो दिखाना। दोनों बहनें डरते हुए उस बूढ़ी औरत के पास जाती हैं और अपना सीधा हाथ दिखाती हैं। बुढ़िया उनका हाथ पकड़कर देखती है कि वहां पर बड़ा सा तिल था। दोनों बहनों के हाथ पर सेम जगह तिल था, और तिल देखने के बाद, हाँ, हाँ, लगता है आज इस घर के भाग्य जाग गए हैं। इधर कामना को होश आया और इधर हमें हमारी पोतियां मिल गई। क्या तुम सच कह रही हो माँ? इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। ये देख, इन दोनों के हाथ पर यहीं पर ही तिल है, और कामना के हाथ पर भी यहीं पर ही तिल है। और फिर मैं कैसे भूल जाऊं इन तिल को? 5 सालों तक मैंने इन दोनों का कितना ख्याल रखा था। और जैसे ही कामना ने ये बात सुनी, वो कांपते पैरों के साथ बिस्तर से खड़ी होती है और अपनी बेटियों को गले से लगा लेती है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी माँ तो रूपनगर में रहती है, और हम दोनों बहनें गाना गाकर आजीविका कमाती हैं। हमारी माँ ने ही हमें गाना सिखाया है। देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। वही आंखें, वही नाक, वही चेहरा। तुम दोनों मेरी ही बेटियां हो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं नौकरों से कहता हूँ कि वो ड्राइवर से कहें गाड़ी निकाले।
हम लोग अभी इन दोनों बच्चियों के घर चलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम दोनों ने कुछ खाया है? पहले कुछ खा लो। भूख तो बहुत तेज लगी थी, लेकिन आप लोगों की बात सुनकर उड़ गई है। देखिए, आप लोगों को सचमुच में गलतफहमी हुई है। हम तो बचपन से अपनी माँ के साथ ही रह रही हैं। बूढ़ी औरत और महेंद्र दोनों लड़कियों को लेकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। तब तक नौकरानी कामना को नहलाकर उसके कपड़े बदल देती है और फिर वो सब लोग गाड़ी में बैठकर चंदा और चांदनी की झोपड़ी पर आते हैं। अरे कहाँ मर गई थी तुम दोनों करमजलियों? और उनके पीछे महेंद्र और उसके परिवार को देखकर उनकी माँ डर जाती है। शांति, तुम हो इन दोनों की माँ? महेंद्र को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर शांति थर थर कांपने लगी और ये देखकर चंदा और चांदनी दोनों हैरान थीं। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे माफ कर दो। सच सच बता शांति, ये दोनों लड़कियां मेरी बेटियां हैं ना? हाँ बीबी जी, आपकी ही बेटियां हैं। मैं गुस्से और जलन और नफरत में इन दोनों को बगीचे से उठा लाई थी। पहले तो मैंने सोचा था इन दोनों को मौत के घाट उतार दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये दोनों मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। हे भगवान, शांति, तुम कैसी औरत हो? एक माँ की गोद को उजाड़ दिया तुमने। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन आपकी किस्मत से मुझे जलन हो रही थी। तो दो बेटियों की माँ बनने के बाद भी आपको कितना मान सम्मान मिल रहा था, और एक मेरे माता पिता जिन्होंने बेटी को किसी के घर नौकरानी बनाकर छोड़ दिया। मैं सारी जिंदगी आपकी नौकरानी बनकर रही। शादी के बाद भी आपके साथ आपके ससुराल आ गई। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं भी तो आपके साथ ही रहती हूँ, फिर मेरी किस्मत आप जैसी क्यों नहीं है? और जब आपके यहाँ दो दो बेटियों का जन्म हुआ और जश्न मना, तो मुझे जलन होने लगी कि जब मेरे माँ बाप ने मुझे इस तरह छोड़ दिया, तो इन दोनों को इतनी खुशियां कैसे मिल सकती हैं? और बस तब से मैं मौके की तलाश में थी, और जब मुझे मौका मिला, मैं इन दोनों को लेकर वहां से गायब हो गई। लेकिन जब ये दोनों गायब हुई, तब कई दिनों तक तो तुम महल में ही थी। वो इसलिए कि किसी को मेरे ऊपर शक ना हो, और फिर कुछ दिनों बाद मैं अपने माँ बाप की तबीयत का बहाना बनाकर आपका वो घर छोड़कर चली गई। तुम कितनी बड़ी नमक हराम हो! बचपन से मेरी माँ ने तुम्हें इतने लाड़ प्यार से रखा। शादी के बाद मैंने भी तुम्हें हमेशा बहुत अच्छे से रखा, जैसे कि तुम मेरी बहन हो, और तुमने मेरे साथ ये सब किया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और ये कहकर कामना अपनी दोनों बेटियों के गले लगकर रोने लगी। चंदा और चांदनी ने जब सारी बातें सुनी, तो वो भी कामना के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। मैं कभी कभी चंदा से कहती थी कि तुम हमारी सगी माँ नहीं हो। भला सगी माँ कभी अपनी जवान बच्चियों को घर से बाहर गाना गाने के लिए भेजती है क्या? मुझे भी कभी कभी यही लगता था। खाने को सूखी रोटियां और मांगने पर भी फटे पुराने कपड़े। तुमने ये अच्छा नहीं किया शांति। तुमने दो छोटी बच्चियों को उसकी माँ से अलग किया। तुम्हें पता है, जब से हमारी दोनों बेटियां गायब हुईं, कामना की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि बिस्तर पकड़ लिया, और कई सालों से वो बिस्तर पर ऐसे ही बेहोश पड़ी रही। लेकिन माँ तो माँ होती है ना। माँ का दिल जान गया कि बाहर जो लड़कियां गाना गा रही हैं, वो उसकी ही बेटियां हैं। हे भगवान, ये सब मैंने क्या देखा? मेरी बेटियां इतनी गरीबी में पली, इस गंदी झोपड़ी में। सुनो जी, अभी के अभी हम अपनी बेटियों को लेकर महल जा रहे हैं, और इस औरत को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये तो सचमुच में ही सजा की हकदार है। और तभी महेंद्र फोन निकालकर पुलिस को फोन करने लगा कि तभी चंदा और चांदनी ने, नहीं नहीं बाबा, इन्हें पुलिस के हवाले मत करो। कुछ भी हो, थी तो हमारी माँ ही ना। हमें इन्होंने खाना बनाकर खिलाया है। नहीं नहीं, इनके साथ इतना बुरा मत करो। देख रही है शांति, इसे कहते हैं ऊंचे संस्कार। तुमने अच्छा नहीं किया शांति। अब तुम पड़ी रहो इसी झोपड़ी में। और फिर
महेंद्र, कामना और बूढ़ी औरत चंदा और चांदनी को अपने साथ महल लेकर आ जाते हैं। कामना अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती है और उसके बाद उनके लिए महंगे महंगे कपड़े मंगवाती है। उनके लिए कमरा तैयार करवाया जाता है। नहा धोने के बाद और महंगे कपड़े पहनने के बाद दोनों बहनें राजकुमारियों की तरह लग रही थीं। हाँ, एक माँ का अरमान होता है वो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखे। वो तो शांति ने मुझसे छीन लिया, लेकिन अब मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करूंगी। मुझे बताओ मेरी बच्चियों, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? और दोनों बहनें एक दूसरे की शक्ल देखने लगीं और तब कामना को बड़ा अफसोस हुआ कि उसकी दोनों बेटियां अनपढ़ हैं। तुम दोनों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम अपनी माँ के पास हो। तुम्हारी माँ तुम्हें वो सारे गुण देगी जो एक माँ अपनी बेटियों को देना चाहती है। फिर घर पर ही चंदा और चांदनी की पढ़ाई शुरू होती है। उन दोनों को इस काबिल बनाया जाता है ताकि वो सभी लोगों से बात कर सके और अपने तौर तरीके सीख सके। और 1 साल बाद दोनों बहनों की काया बिल्कुल ही पलट चुकी थी। अब दोनों बहनें पढ़ना लिखना जानती थीं। माना कि वो स्कूल नहीं गई थीं, लेकिन फिर भी उन्हें सब कुछ आता था। बेटियों के मिलने की खुशी में महेंद्र एक बहुत बड़ा जश्न रखता है, जिसमें दूर दूर के बड़े नामी लोग आते हैं और सबसे वो अपनी दोनों बेटियों को मिलवाता है। और तभी शांति भी वहां पर रोते धोते पहुंच जाती है। मुझे माफ कर दो बीबी जी, मुझे माफ कर दो। मालिक, मैं भूखी मर रही हूँ। 1 साल हो गया। मेरे बुढ़ापे पर रहम खाओ। तुम यहाँ क्यों चली आई हो? रंग में भंग डालने के लिए? निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकलवाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस इस महल में आने की? मैंने कहा था ना, दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। शोर शराबा सुनकर चंदा और चांदनी भी वहां पहुंच जाते हैं और शांति की हालत देखकर, माँ, बाबा, हम दोनों जानते हैं कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन इस तरह ये यहाँ पर पड़ी हुई हैं, वो भी हमसे देखा नहीं जा रहा। आप कृपया करके इनको रहने के लिए घर दे दीजिए और खाने पीने का सामान भी हर महीने डलवा दीजिए, जाने अनजाने ही सही। लेकिन हमने इनको माँ कहा है। मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो। सुनिए, मुझे लगता है चंदा और चांदनी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसको एक घर देकर खाने पीने का सामान हर महीने इसके यहाँ पहुंचा देना। फिर महेंद्र ऐसा ही करता है। उसके बाद चंदा और चांदनी अपनी अमीर माँ के साथ खुशी खुशी रहती हैं। ममता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। देखो माँ, हमारी बच्ची कितनी प्यारी है। क्या खाक प्यारी है, बिल्कुल काले कोयले जैसी है। माँ, ये तुम्हारी पोती है और एक प्यारी सी नन्ही बच्ची, तुम भला इसे ऐसा कैसे कह सकती हो? अरे मैं ऐसे क्यों नहीं कह सकती? जब से इस मनहूस का साया हमारे घर में पड़ा है, तब से हमारे घर में कितनी तंगी आ गई, और तू भी कितना बीमार हो गया था, और तेरी अच्छी खासी नौकरी भी छूट गई। माँ, इन सब में भला इस छोटी बच्ची का क्या दोष? आप बिना वजह अपने मन में इतना द्वेष पैदा मत कीजिए। अरे इसे तो कुछ भी नहीं पता, ये सब तो हमारे भाग्य का होता है। इसमें भला इस बच्ची का क्या कसूर? रहने दे, अब बस मुझे ज्यादा मत सिखा। इतना कहकर संतोष वहां से गुस्से में चली जाती है। कोई बात नहीं मेरी प्यारी गुड़िया, तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना। तुम मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली हो, कोई चाहे ये बात माने या ना माने। उसके बाद रोहन अपनी बेटी को सुलाकर बाहर आ जाता है। तब ममता उससे कहती है, ए जी, माँ जी तो बहुत नाराज है। कोई बात नहीं ममता, तुम चिंता मत करो, समय के साथ सब सही हो जाएगा। जी, लेकिन संतोष के मन में रमा के लिए नफरत कम नहीं होती। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन, ए इधर आ। हाँ दादी माँ। मेरे सामने इतना शरीफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। जाकर मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ। ठीक है दादी, अभी लाई। उसके बाद जब रमा पानी ला रही थी, तब उसके हाथ से पानी का ग्लास गिर जाता है। ये देखो इस मनहूस को, एक भी काम ढंग से नहीं कर पाती। जब से आई है तब से हमारी जिंदगी में सब गड़बड़ हो गई। अरे आगे जाकर क्या होगा तेरा? जहां भी अपनी ऐसी काली कलूटी शक्ल लेकर जाएगी, वही मनहूसियत फैलाएगी।
अपनी दादी के ऐसे कड़वे बोल सुनकर रमा बहुत रोने लगती है। और फिर जब थोड़ी देर बाद रोहन और ममता घर वापस आते हैं। क्या बात है रमा, तुम इस तरह से उदास क्यों बैठी हो? वो हाँ बताओ। उसके बाद रमा रोहन को सारी बातें बता देती है। तब रोहन अपनी माँ के पास जाता है। माँ, तुम हमेशा रमा को इस तरह क्यों डांटती रहती हो? वो छोटी बच्ची है, उसके ऊपर कितना गलत प्रभाव पड़ेगा। जब ऐसी मनहूसियत लाएगी तो सुनेगी भी। तभी वहां पर ममता भी आ जाती है। नहीं माँ जी, आप रमा के साथ बहुत गलत कर रही है। जो कुछ भी हुआ उसमें रमा का कोई कसूर नहीं। वो तो एक छोटी सी बच्ची है, उसे तो अभी किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो भला आप हर बात के लिए उसे जिम्मेदार कैसे ठहरा सकती है? तुम दोनों मेरे सामने ज्यादा जबान मत चलाओ। मैं तुमसे बड़ी हूँ तो मैं सब तुमसे बेहतर जानती हूँ। इतना कहकर संतोष वहां से चली जाती है। लेकिन रमा के प्रति संतोष का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदलता। उसके कुछ समय बाद ममता फिर से एक बेटी को जन्म देती है, जिसे देखकर संतोष काफी खुश हो जाती है। अरे वाह, देखो तो मेरी पोती कितनी सुंदर है। इसका रंग बिल्कुल दूध जैसा है। मेरी पोती बिल्कुल परी लग रही है। परी, देखना, ये हमारी जिंदगी में बहुत सी खुशियां लाएगी। माँ, रंग से कुछ नहीं होता, हमारे लिए दोनों बच्चियां बराबर हैं। हाँ, मेरी प्यारी पोती, तुम्हारा नाम मैं वीना रखूंगी। वीना के आने से संतोष बहुत खुश रहती थी और वो वीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन रमा अपनी बहन वीना के पास आती है और मेरी छोटी बहन कितनी प्यारी है, इसके हाथ कितने छोटे छोटे हैं। तभी वहां पर संतोष भी आ जाती है। ए लड़की, दूर हटा अपने हाथ, नहीं तो तू इसे भी अपनी तरह मनहूस बना देगी। लेकिन दादी, ये मेरी छोटी बहन है, मैं तो बस इसके साथ खेल रही थी। कोई जरूरत नहीं है खेलने की, जाकर अपना काम कर। इस तरह जब भी रमा वीना के पास आती थी, संतोष उसे डांटकर भगा दिया करती थी। संतोष वीना को बड़े ही नाजों से रखती थी और वहीं दूसरी तरफ रमा को हमेशा मनहूस कहकर उसे डांटती रहती थी। संतोष रमा को कभी भी ज्यादा देर के लिए वीना के पास नहीं आने देती थी। रोहन और ममता संतोष के इस व्यवहार से बहुत परेशान थे। माँ, हमने तुमसे कितनी बार कहा है, दोनों बच्चों में इस तरह से भेदभाव मत किया करो। अब तो वो बड़ी होने लगी हैं, सोचिए इन सब बातों का उन पर कितना बुरा असर पड़ेगा। अरे तो कोई बात नहीं, मैं अपनी प्यारी पोती को उसके साथ नहीं रख सकती। जब से वो मनहूस आई है तब से हमारे साथ सब गलत हो रहा था। और तुमने देखा, जब से वीना हमारी जिंदगी में आई है, तुम्हारी फिर से एक अच्छी नौकरी लग गई और अब घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है। हमारी वीना बिटिया के कदम हमारे लिए कितने शुभ है। माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये सब मनहूस वगैरह कुछ नहीं होता। रमा भी हमारी बेटी है, अगर हम उसके साथ ऐसा करेंगे तो इस तरह तो रमा और वीना का रिश्ता बिगड़ जाएगा। देखो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहन और ममता के लाख समझाने के बाद भी संतोष अपना व्यवहार नहीं बदलती। बचपन से वीना और अपनी दादी के ताने सुन सुनकर रमा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब उससे और बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए रमा अपने लिए आवाज उठाने लगी थी। वीना जब भी उसे परेशान करती तो रमा उसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया करती थी, जिसकी वजह से अब उन दोनों बहनों में 36 का आंकड़ा हो गया था। इस तरह दोनों बहनें बड़ी हो जाती है और अब दोनों के बीच हर चीज के लिए लड़ाई होने लगी। देखो, इस बार मैंने इसे पहले छुआ था, लेकिन तुम्हारे छूने से पहले ही मैंने बोल दिया था कि मुझे यही सूट चाहिए। नहीं, पिंक कलर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए ये सूट तो मैं ही लूंगी। वैसे भी तुम्हारे ऊपर कुछ भी सुंदर नहीं लगेगा, तुम्हारा रंग इतना काला जो है। मेरा तो सिर्फ रंग ही काला है, लेकिन तुम्हारी तो फितरत और मन दोनों ही काले हैं। क्या कहा? बस करो अब तुम दोनों, हर बात पर हमेशा बस लड़ती ही रहती हो। मम्मी, तो हर बार सिर्फ इसकी ही वजह से लड़ाई होती है। पर शुरू तो हमेशा तुम ही करती हो। बस करो, अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो, इस तरह हमेशा लड़ना क्या अच्छा लगता है? रमा, चलो तुम मेरे साथ चलो मेरे कमरे में, मेरी मदद करवाओ। ठीक है मम्मी। दोनों बहनों में अब काफी लड़ाई होने लगी थी, दोनों की ही बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वहीं दूसरी तरफ संतोष हर बार सिर्फ वीना की ही साइड लेती थी। एक दिन, तुमने जानबूझकर मेरी यूनिफॉर्म पर ये दाग लगाया है ना? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता।
देखो, बिना वजह मुझ पर इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो वीना, तुम्हारी हरकतें दिन पर दिन बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन कुछ बुरा हो जाएगा। तभी वहां पर संतोष आ जाती है। क्या बात है, तुम दोनों इस तरह क्यों लड़ रही हो? दादी देखो ना, ये बिना वजह मेरे पीछे पड़ी रहती है, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। क्या कहा? तुम बिना वजह मेरी पोती को क्यों परेशान कर रही हो? नहीं दादी, ऐसा नहीं है, वीना ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। बस करो, मुझे तुम्हारा अच्छे से पता है कि तुम कैसी हो, इसलिए उसके पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाकर अपना काम करो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, और जाओ यहाँ से। इस तरह संतोष वीना के गलत काम में भी उसकी साइड लेती थी, जिसकी वजह से वीना की गलत हरकतें अब बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वीना कभी रमा का काम खराब कर देती तो कभी किसी तरीके से उसे परेशान करती थी। रमा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी और वो अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर रही थी, लेकिन वीना को रमा के लिए बिल्कुल भी खुशी नहीं होती थी और उसे ये सब रास नहीं आ रहा था। एक बार जब वीना और रमा की बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब वीना रमा के पानी में कुछ दवाई मिला देती है, लेकिन वो पानी गलती से संतोष पी लेती है, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है और अचानक से उसका बीपी बिल्कुल डाउन हो जाता है। तब रमा संतोष को एक दवाई देती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। अच्छा हुआ आपने इन्हें टाइम पर वो दवा दे दी, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बेटा, तूने मेरी जान बचाई। मैंने हमेशा तेरे साथ गलत किया और फिर भी आज तूने मेरी मदद की। दादी, आप कैसी बातें कर रही है? चाहे कुछ भी हो, आप मेरी दादी ही रहोगी। उसके कुछ दिन बाद, अरे तुझे पता है, जिन लड़कियों ने पेपर लीक का इल्जाम तेरे ऊपर लगाया था, उन्हें कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। क्या कहा? सच में? हाँ, अब तू आराम से कॉलेज जा सकती है। उसके बाद वीना घर आती है। दीदी, तुम किससे बात कर रही हो? आपसे। हाय, तुम मेरी बहन के बहरूपिये हो। मेरी असली बहन कहाँ है? नहीं दीदी, मैं वीना ही हूँ। दरअसल मुझे सब सच पता चल गया है कि आपने ही उन लड़कियों को पकड़वाया है। मैंने आपको हमेशा गलत और मनहूस समझा, लेकिन आपने दादी की जान बचाई और मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की। बल्कि सच तो ये है कि उस पानी में दवा मैंने ही मिलाई थी। मैं जानती हूँ, मैंने अगले दिन तुम्हारे कमरे में वो बोतल देख ली थी, लेकिन फिर भी आपने किसी को कुछ नहीं बताया। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ हमेशा इतना गलत किया, उसके बाद भी आपने कभी मेरा बुरा नहीं सोचा, जबकि मैंने हमेशा ही आपके साथ इतना गलत किया और मेरी इतनी बड़ी गलती की वजह से कुछ बहुत गलत भी हो सकता था। कोई बात नहीं वीना, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए वही बहुत है। वहीं दूसरी तरफ संतोष को भी एहसास हो गया था कि उसने किस तरह रमा को इतना सताया और उसकी वजह से ही वीना और रमा हमेशा दोनों बहनों में 36 का आंकड़ा रहा। लेकिन अब संतोष और वीना दोनों को ही अपनी गलती का एहसास हो गया था।